तो ये तुल्यांकी भार होता क्या है? जैसे किसी भी चीज़ में तुलना करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने दो वस्तु लिया, ये खतरनाक चीज़ है ना, बहुत खतरनाक है। मान लीजिए कि एक ये है हमारे पास और दूसरा ये। हम कहते हैं कि इस लकड़ी वाले वस्तु का जो वजन है ये प्लास्टिक वाले वस्तु के वजन की तुलना में 10 गुना अधिक है। कितना अधिक है? 10 गुना अधिक है, या इससे 200 ग्राम अधिक है। इसका मतलब इसका वजन अपने आप कितना हो गया? 200 ग्राम कम ना। लेकिन एक कंडीशन और क्रिएट होके आया ना, वो ये कि इसका वजन अगर 10 गुना अधिक है तो 10 गुना अधिक है, केवल तुलना पता चल रहा है, एग्जैक्ट वजन पता चल पा रहा है कितना है। एग्जैक्ट वजन के लिए हमको क्या करना होगा? इसका वजन चाहिए। अब मान लीजिए इसका वजन अगर 10 ग्राम है तो इसको हम 10 से गुना करेंगे, 100 ग्राम हो जाएगा। इसका वजन अगर 15 ग्राम है, 10 से गुना करेंगे 150 हो जाएगा। इसका वजन अगर 20 ग्राम है, 10 से गुना करेंगे 200 ग्राम हो जाएगा। लेकिन बिना इसके वजन के इसका वजन पता चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है ना। यही तुलनात्मक भार की खासियत है। तुल्यांकी भार इसी खासियत के जरिए कैलकुलेट हो पाता है कि जब तक एक पता नहीं है तब तक दूसरा के बारे में आप कुछ बतला नहीं सकते हो। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तुल्यांकी भार का डेफिनेशन क्या होगा? चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। लिखिए तो किसी पदार्थ का वह मात्रा जो दूसरे पदार्थ के एक तुल्यांक के एक तुल्यांकी भार से प्रतिक्रिया करता है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है? उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है। हम लोग तुल्यांकी भार को किससे सूचित करेंगे? ई से, कैपिटल ई से सूचित करेंगे। ये इसका प्रॉपर एक डेफिनेशन आ चुका है। लेकिन डेफिनेशन के शर्त में है क्या कि किसी पदार्थ का वह मात्रा या वह भार जो दूसरे पदार्थ के एक तुल्यांकी भार से क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है? तुल्यांकी भार कहलाता है, या इसी को कहते हैं समतुल्य भार। इसको हम लोग सूचित किससे करेंगे? ई से सूचित करेंगे। अब रही बात कि यहाँ पर जो ये पदार्थ है ये क्या क्या हो सकता है? जनरली ये तत्व हो सकता है, या आयन हो सकता है, या यौगिक हो सकता है। तो कोई भी चीज़ रहेगा जिसका हमें तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना, तो मूल रूप से हमें इक्विवेलेंट वेट जो कैलकुलेट करने हैं ना सर, वो किसके कैलकुलेट करने हैं? तत्व के। और किसके कैलकुलेट करने हैं? आयन के। और किसके कैलकुलेट करने हैं? यौगिक। तो अब इसमें किस प्रकार से तुल्यांकी भार कैलकुलेट होगा तत्व के लिए, आयन के लिए और यौगिक के लिए, इस बात को हम आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें किसी भी, जैसे यौगिक हो गया, आयन हो गया, इस दोनों का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या कहलाएगा? तत्व ही होगा ना। इन तीनों में सबसे छोटा क्या? तत्व। तत्व से फिर क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। आयन फिर मिलकर यौगिक बना लेगा, या तत्व भी मिलकर क्या बना लेगा? यौगिक बना लेगा। तो सबसे छोटे वाले हिस्सा से हम आपको तुल्यांकी भार निकालने के लिए सीखते हैं। सबसे छोटा वाला हिस्सा है क्या? तत्व है। सो हेडिंग लीजिए, तत्व का तुल्यांकी भार। तत्व का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट ऑफ
एलिमेंट्स, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का तुल्यांकी भार। अब तत्वों का तुल्यांकी भार किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है ये देखते हैं। जैसे मानिए आपको किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है ना, तो बहुत इजी वे में काम करिए। उसका परमाणु भार लीजिए। कौन सा भार लेंगे? और उसका हमें क्या पता होना चाहिए? संयोजकता पता होना चाहिए। अगर परमाणु भार और संयोजकता पता है ना, तो उसके परमाणु भार में आप संयोजकता से क्या करो? भाग दे दो। क्या निकल के आ जाएगा? तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम सीधे वे में सबसे पहले डेफिनेशन से पहले इसका सूत्र ही लिख लेते हैं कि ई तत्व बराबर, ई तत्व मतलब ई जो है इक्विवेलेंट वेट है। ई वाला ई नहीं है, ऊ वाला ई ऐसा कुछ नहीं है इसका। ई तत्व बराबर परमाणु भार बटा क्या? हाँ, संयोजकता। आप परमाणु भार में किससे भाग दे दीजिए? संयोजकता से भाग दे दीजिए। वही क्या पता चल के आ जाएगा? तत्व का तुल्यांकी भार पता चल के आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं डेफिनेशन में? लिखिए तो, किसी तत्व का तुल्यांकी भार, किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके परमाणु भार एवं संयोजकता का अनुपात होता है। एवं संयोजकता का क्या होता है? अनुपात होता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेशन बतलाया जा रहा है कि किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार जो है वो क्या है भाई? उसके परमाणु भार और किसका? संयोजकता का अनुपात है। अर्थात ई तत्व बराबर परमाणु भार बटा संयोजकता। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस पर प्रॉपर रूप से हम आप लोग और उस एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ें निकालते हैं। जैसे मानिए सबसे छोटा तत्व आपके पास क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? एक होता है ना। तो एक में हम भाग दे देंगे कितना से? एक से, क्योंकि उसका संयोजकता कितना? एक है। तो हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार कितना हो गया? एक हो गया। कुछ बेसिक तत्व हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए हीलियम, देखो एक खतरनाक सा चीजें आपके सामने आ रहा है। हीलियम का परमाणु भार कितना? 4। संयोजकता कितना? 0। भाई हीलियम अक्रिय गैस है ना, अक्रिय गैस का संयोजकता कितना? 0। वो गैस जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता, अब अभिक्रिया ही नहीं करता, तो इसके भार से दूसरों का भार का कोई लेना देना क्या? कॉम्बिनेशन हो सकता है? कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा। तो आप किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यानी हीलियम किसी से अभिक्रिया करने वाला है ही नहीं, तो इसके तुल्यांकी भार की कहीं कोई बातचीत नहीं हो सकती। नंबर नेक्स्ट देखो, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन, कार्बन का परमाणु भार कितना? 12। संयोजकता कितना हो? 4। संयोजकता 3 नहीं 4। ठीक है, 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं। इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया? 3 आ गया। ऐसे ही एलिमेंट अब बढ़ते चलेगा। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एलिमेंट हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। संयोजकता कितना? 2। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 8 आ गया। एक अंतिम जो आप बोलो, जो एलिमेंट मन करेंगे मैग्नीशियम ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम एक मेटल है ना। मैग्नीशियम का परमाणु भार 24। अच्छा 0.3, इस वैल्यू को छोड़ो, 0.3 के चक्कर में हमको उलझना नहीं है। 24 बटा वैलेंसी कितना? 2। तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया? तो क्या किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार निकाल सकते हो? झंझट होगा कभी? नहीं होगा ना। तेजी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो भाई ETC ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके, लिख लीजिए, मैं हट जाता हूँ। बीच में क्या दिन लुप्त था? अच्छा है, मजे लो। फिर अभी आप मजे लो, बाद में जिंदगी मजा लेगा। लाइफ इज टोटली न्यूटन्स थर्ड लॉ ना। जिंदगी जो है वो न्यूटन का तीसरा नियम है और कुछ नहीं। प्रत्येक क्रिया के बराबर
हाँ, विपरीत प्रतिक्रिया होगी। अभी हम मजा लेंगे तो बाद में जिंदगी मजा लेगा, क्योंकि अभी हम जिंदगी का मजा ले रहे हैं ना, बाद में हमसे कौन मजा लेगा? जिंदगी मजा लेगा। बराबर। अच्छा, ज़्यादा उबाऊ पकाऊ महसूस नहीं हो रहा है? दरअसल मंच को बैठना पड़ता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, हम तो सोच रहे हैं कि क्लास डेली वैसे ही कर लेते हैं। अच्छा, एवरी डे। आगे बढ़े? यस। ठीक है सर। अगला, अब देख लो, आपने तत्व का तुल्यांकी भार निकालने के लिए सीख लिया, कहीं कोई झंझट नहीं हुआ। अब हमें किसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है? आयन। आयन जनरली एक एलिमेंट से बना हो सकता है। जब एक एलिमेंट से बना होगा तो कोई झंझट नहीं है। दो एलिमेंट से बना होगा तो उसका चार्ज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। चार्ज अगर ध्यान में है तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट आसानी से हो जाएगा। सो लिखिए, आयन का तुल्यांकी भार, नंबर नेक्स्ट हेडिंग ले लीजिए सर। आयन का तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस, किसी भी आयन का तुल्यांकी भार हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें भी बहुत सिंपल सा वे है। आयन का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। सो लिखिए, किसी आयन का तुल्यांकी भार, ऐसे करके किसी आयन का तुल्यांकी भार उसके आयन के आणविक द्रव्यमान एवं आयन के अनुपात के बराबर होता है, एवं आयन के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। अर्थात इसके लिए हम जो फार्मूला बनाएंगे वह क्या होगा भाई? वह होगा ई आयन बराबर आयन का आणविक द्रव्यमान बटा आयन। तो नहीं लग रहा इतना दूर, इतना ज़्यादा लंबा लिखने से अच्छा है कि सीधे हम लिख लेंगे ई आयन बराबर WT बटा चार्ज। तो इससे क्या होगा? टाइम हमारा बचेगा। क्लियर ना? नोट करो सर। देखिए इस पर एग्जाम्पल। ठीक है सर, एक आध एग्जाम्पल हो जाए, चलिए दूसरा कलर में हो जाए। कलर दिख रहा है नहीं? खतरनाक है वो, ये दिख जाए कहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है ई CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन। CO3 का मतलब कौन सा है? कार्बोनेट आयन। इस कार्बोनेट आयन का हमें कैलकुलेट करना है तुल्यांकी भार। तो कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? कार्बोनेट आयन का, देखिए आयन का आणविक द्रव्यमान तो निकालना पड़ेगा ना। अब आयन का आणविक द्रव्यमान कार्बन, कार्बन क्या गो है? एक गो है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। हाँ, नए एलिमेंट में जाने से पहले क्या डालना है? प्लस डालना है ना। अब ऑक्सीजन 16, 16 तिया कितना? 48। अच्छा एक चीज बताइए, ऊपर में चार्ज है -2, तो क्या चार्ज से अनुभार में कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना, उससे कोई लेना देना नहीं। चार्ज प्लस हो या चार्ज माइनस हो,
इससे अनुभार में कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं सर, तो अनुभार उतना ही रहना। अब चार्ज, जितना चार्ज है ना उतना से आप डिवाइड कर दो, तो टोटल हो गया सर 60/2 = 30। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब कि कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार 30। कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार कितना? 30। अब दूसरा का एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दूसरा का एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने ले लिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम एक कैटायनिक है, पॉजिटिव आयन है, NH4+ लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? NH4+। देखो NH3 अमोनिया एक यौगिक है, NH3 अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। यहाँ क्या है? NH4 है, NH4 पर प्लस चार्ज लगा हुआ, इसको कहते हैं अमोनियम आयन। तो इसका सबसे पहले हम अनुभार निकाल लेंगे। कार्बन है, सॉरी नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन कितना? 4 बटा कितना? 4 प्लस लिखा हुआ, मतलब केवल एक है, 2 बार प्लस नहीं लिखा हुआ, तो 1 से हम डिवाइड कर लेंगे 18। जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, कहीं लिखा हुआ डायरेक्ट Al3+, एल्युमिनियम 27, ये तो तत्व से भी निकल के आता ना इतना ही, 3 से डिवाइड कर लेंगे, कितना हो गया? 9 हो गया। चौथा एग्जांपल देखिए, हमने जो चौथा एग्जांपल यहाँ पर लेना है वो ये हम ले रहे हैं SO4 2-। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए और बना के बताइए तो कितना आ रहा है इसका इक्विवेलेंट वेट, कोई तेजी से। अड़तालीस, देख लो भाई 48 आ रहा है। सल्फर हो गया 32, एक वो है ऑक्सीजन 16 × 4 64। चार्ज कितना है? 2 है, 2 से डिवाइड कर लेंगे सर, 4 2 6 3 9 बटा 2 = 48। बिल्कुल सही बात है सर। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकल के आएगा? 48 निकल के चला आएगा, 48 निकल के आएगा। तो अभी तक में आपने 2 आसान कॉन्सेप्ट सीख लिया, एक तत्व का तुल्यांकी भार, दूसरा आयन का तुल्यांकी भार। अब बचा किसका है? यौगिक का और यौगिक के अवयव का। एक तो यौगिक का और दूसरा किसका? यौगिक के। यौगिक का अवयव क्या क्या हो सकता है? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, यही सब अवेलेबल होंगे ना। सॉरी, मूल रूप से परमाणु और आयन ये 2 यौगिक के अवयव होंगे। अब इसी अवयव का तुल्यांकी भार हमने कैलकुलेट करना है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आध क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। हो गया? ये तो यहाँ बुला के हम बनवाएंगे, तुम ऐसे सोचो, तू भी कैमरा भूख भी कह रहा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया, कुछ भी ले रखो, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए हमने ये ले लिया, एक त्रिसंयोजी, देखिए ध्यान से, एक त्रिसंयोजी तत्व का परमाणविक द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान? परमाणविक द्रव्यमान 36 है, तो उसका कौन सा भार? तुल्यांकी भार कितना होगा? देखो भाई ये एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। कितना होगा बताइए? पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है 36 × 3, तीसरा ऑप्शन है सर सी 36/3, चौथा ऑप्शन देखो हमने यहाँ पर कोई टर्म सॉल्व नहीं किया, केवल टर्म में डाल देते हैं, और चौथा ऑप्शन है 36/2। बताइए कौन सा ऑप्शन लगेगा? हमको क्या निकालना है? तुल्यांकी भार निकालना है ना। और बैक में अभी जस्ट आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो? ई तत्व बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता, यही पढ़े हैं ना हम। अब देखिए बोला क्या जा रहा है? बोला जा रहा सर ई तत्व का तुल्यांकी भार, परमाणु भार दिया हुआ है कितना? 36। अब बारी किसका है? संयोजकता। संयोजकता हमने कैसे सेलेक्ट किया?
क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है त्रिसंयोजी। देखिए जब त्रि हो, त्रि मतलब तीन, त्रिसंयोजी मतलब तीन संयोजकता, द्विसंयोजी मतलब दो संयोजकता, मोनो संयोजी मतलब एक संयोजकता, चतुर्थ संयोजी मतलब चार संयोजकता, पंच संयोजी मतलब पांच संयोजकता। इतना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो हम डिवाइड कर लेंगे 3 से। अब ऑप्शन हमारा ऐसा ही है, लेकिन सॉल्व करके हमको मिलेगा 12 36। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला? सी नंबर। क्लियर कर सकते हैं ना ऐसा क्वेश्चन? अभी कहाँ, अभी अच्छे वाले क्वेश्चंस बाकी हैं, जो क्वेश्चंस एक लेवल का होगा, जो क्वेश्चन कंपटीशन का पूछा जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट करिए, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं जो एक लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सर M2 N3 में M का तुल्यांकी भार कितना होगा यदि M का परमाणुक द्रव्यमान द्रव्यमान 90 ग्राम पर मोल हो। योर फर्स्ट ऑप्शन 90, सेकेंड ऑप्शन 30, थर्ड ऑप्शन 270 और फोर्थ ऑप्शन 200। जल्दी करो, इसमें तो थोड़ा तो ताकत है, थोड़ा दम है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दौड़ाओ दिमाग को, दिमाग दौड़ाओ भाई जल्दी। क्वेश्चन लिखो, आराम से लिखो। क्वेश्चन है M2 N3 में M का तुल्यांकी भार कितना होगा यदि M का परमाणुक द्रव्यमान 90 ग्राम प्रति मोल हो। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी कीजिए। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा ना, वो इजी वे में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को ढूंढिए इस क्वेश्चन के लिए। देखो सूत्र तो हमको पता है, क्या पता है कि तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है तो उसके परमाणु भार में किससे भाग देना है? संयोजकता से। अब परमाणु भार भी भाग लेने के लिए तैयार है 90 ना, अब भाग दे किससे? ये मिल ही नहीं रहा, इसको कैसे ढूंढ के निकाल? ढूंढो, ठीक है, वो जो कहीं बेंच के नीचे ऊंचे होगा, पड़ा हुआ होगा, निकालो उसको। नहीं होगा ना? अरे भाई एक हम बतला रहे हैं, फिर आप आराम से बनाना। देखो है क्या, M2 N3, M में जो 2 लगा है वो संयोजकता हुआ N का, और N में जो 3 लगा है वो संयोजकता हुआ M का। तो सर ये कैसे हो गया, कब से हो गया ऐसा? नहीं भाई ऐसा ही होता है, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना, कोणात्मक गुणा, यही होता है ना। जैसे आपने खूब किया होगा, मान लीजिए कि आपके पास है NaO, सोडियम का संयोजकता 1, ऑक्सीजन का संयोजकता 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करते हो, देखो क्या बन जाता है? Na2O। यहाँ 2 किसका संयोजकता है? नाइट्रोजन में लगा हुआ है, ये सॉरी सोडियम में लगा हुआ है, सोडियम का थोड़ी है, किसका है ये? ऑक्सीजन का है ना। और ऑक्सीजन में 1 लगा हुआ है, वो 1 किसका संयोजकता है? सोडियम का संयोजकता। समझ में आ गई बात? तो
अपोजिट जो नंबर्स लगे होंगे वो अपोजिट एलिमेंट का क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। अब हम सीधे परमाणु भार में कितना से भाग देते, 2 से या 3 से, m का निकालना है ना, तो m का संयोजकता 3 हो गया, 3 से भाग दे दीजिए, कट गया। कौन सा ऑप्शन होगा, 30। 30 कौन सा ऑप्शन है, 20 करेक्ट ऑप्शन। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो देखो थ्योरी पढ़ चुके हो, बस केवल क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो नहीं बनेगा। केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, और केवल क्वेश्चन बनाने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो दोनों चीज़ का होना बहुत आवश्यक है, थ्योरी का भी और न्यूमेरिकल्स का भी। जल्दी कीजिए। क्या वैसे ही करके निकाल सकते हैं? जैसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए कि जो हमने तीसरा क्वेश्चन लिखा वो ये है, क्वेश्चन नंबर 3, AB2। इस AB2 में हमें A का तुल्यांकी भार निकालना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ A, और इस A का परमाणु भार जो दिया गया है वो दिया गया 160 ग्राम प्रति मोल। क्या निकाल सकते हैं? 80 बनता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका संयोजकता कितना हो गया, 2 हो गया। अगर B का कहता है तो B का संयोजकता कितना है, 1 है। अब हम परमाणु भार में कितना से भाग दे देंगे, संयोजकता से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, निकल जाएगा ना। तो ये पहला क्वेश्चन ही आपके लिए जटिल था, उसके बाद वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। अब आपने अभी तक तत्वों का तुल्यांकी भार देख लिया, आयन का भी तुल्यांकी भार देख लिया। अब हम लोग यौगिक में उपस्थित अवयव का तुल्यांकी भार निकालेंगे। किसका तुल्यांकी भार? यौगिक में उपस्थित अवयव का तुल्यांकी भार। अब अवयव का तुल्यांकी भार निकाल के जोड़ देंगे तो किसका तुल्यांकी भार निकल जाएगा, यौगिक का तुल्यांकी भार। जैसे मान लीजिए कि सिंपल सी बात है, AB2, इसका अगर हमको भार निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, A का भार और प्लस B2 का भार, यही करते हैं, जोड़ देते हैं तो टोटल भार निकल जाता है। इसका जब हमको टोटल तुल्यांकी भार निकालना होगा, इसका तुल्यांकी भार EA और प्लस इसका तुल्यांकी भार EB, जोड़ देंगे तो ये तुल्यांकी भार किसका हो जाएगा, EAB2 का हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब इसी को यानी यौगिक के अवयव का तुल्यांकी भार निकालने के लिए पहले सीख लेते हैं, फिर यौगिक का निकालने के लिए सीख लेंगे। सो नेक्स्ट में सर चलो और लिखो, यौगिक के अवयव का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट ऑफ particles of compound। हेडिंग क्या आ गया, यौगिक के अवयव का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड। अब यौगिक का अवयव हमारे पास क्या क्या हो सकता है, यौगिक क्या क्या चीज हो सकता है। देखो यौगिक हमारे पास ऑक्साइड में हो सकता है, मूल रूप से ऑक्साइड यौगिक। कैसा यौगिक हो सकता है? अच्छा बताइए, ऑक्साइड यौगिक होता क्या है? ऑक्साइड यौगिक क्या होगा? वैसा यौगिक जिसमें ऑक्सीजन हो। बात सही है क्या? ना ना, ये आधा सत्य है, पूरा सत्य अभी देखो। जैसे देखो आपके पास क्या है, Al2O3, ये हुआ ऑक्साइड, ये क्या है, ऑक्साइड। लेकिन देखिए अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ZnOH का होल ट्वाइस, क्या इसको हम ऑक्साइड लिख सकते हैं? अगर आप ऐसा लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। ये ऑक्साइड नहीं है, ये क्या है, OH है। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो ऑक्सीजन उपस्थित है, सभी ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कौन कौन होगा ये आपको पता है, जिसमें केवल ऑक्सीजन अवेलेबल हो
कैटायन के अलावा वो सब का सब क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। जिसमें हाइड्रा ऑक्साइड हो, OH माइनस हो, वो हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। जिसमें CO3 माइनस हो, CO3 2 माइनस, कार्बोनेट हो जाएगा। जिसमें ऐसा वाला यौगिक, जैसे देखो OH वाला हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। जिसमें CO3 2 माइनस हो, इस यौगिक को हम कौन सा यौगिक कहेंगे, कार्बोनेट यौगिक, कार्बोनेट कंपाउंड कहेंगे। जैसे SO4 2 माइनस हो, इसको हम कौन सा यौगिक कहेंगे, सल्फेट यौगिक कहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी में X माइनस लगा, X के जगह पर क्या हो सकता है भाई, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इसको हैलाइड यौगिक कहते हैं। कैसा यौगिक कहते हैं, हैलाइड कंपाउंड कहते हैं। अगर किसी भी तत्व के साथ ये जुड़कर यौगिक बना रहा है तो वो सारे के सारे यौगिक कैसे यौगिक हो जाएंगे, हैलाइड यौगिक हो जाएंगे। जैसे फ्लोरीन लगा है फ्लोराइड, क्लोरीन लगा है क्लोराइड, ब्रोमीन लगा है ब्रोमाइड, आयोडीन लगा है आयोडाइड। अब सिंपली एक टर्म और समझिए यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लिखा है NaCl, बताइए ये कौन सा यौगिक है, हैलाइड यौगिक है या ऑक्साइड यौगिक है या हाइड्रा ऑक्साइड यौगिक है या कार्बोनेट यौगिक है। हैलाइड क्लोराइड एक ही ग्रुप है ना, तो ये हैलाइड यौगिक हो गया। कैसा यौगिक हो गया, हैलाइड यौगिक हो गया। जैसे मान लीजिए हमने दूसरा एग्जांपल लिया ZnCl2, ये भी कैसा यौगिक है, हैलाइड यौगिक ही है। तीसरा एग्जांपल हमने ले लिया FeOH का होल थराइस, ये कैसा यौगिक हो गया, हाइड्रा ऑक्साइड यौगिक हो गया। और चौथा एग्जांपल हमने ले लिया Fe2CO3 का होल थराइस, ये कैसा यौगिक हो गया, कार्बोनेट यौगिक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया FeSO4, ये कैसा यौगिक हो गया, सल्फेट यौगिक हो गया। तो यौगिक के सब पार्टिकल्स को देखकर, यानी यौगिक के एनायंस को देखकर आप उसके नेचर को बतला सकते हैं ना कि किस ग्रुप का यौगिक है, ऑक्साइड है या हाइड्रा ऑक्साइड है या कार्बोनेट है, सल्फेट है, बाइकार्बोनेट है, ये सब चीज़ किया जा सकता है। हाँ, इसका आना बहुत आवश्यक है इस टॉपिक के अंदर, इसलिए कि हम इसी सब के सहायता से तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना सीख पाएंगे कि किस प्रकार से तुल्यांकी भार होगा। तो इसको हम मिटाए हटा लेते हैं, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने बहुत बार इसे पढ़ रखा है। अब हम लोग बारी बारी से तुल्यांकी भार कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन के सापेक्ष सीख लेते हैं। किसके सापेक्ष, ऑक्सीजन के सापेक्ष, ठीक है, कि ऑक्साइड का तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसका, ऑक्साइड का तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो लिखिए नंबर 1, ऑक्साइड के द्वारा ऐसा करते हैं या ऑक्सीजन के द्वारा। ऑक्सीजन के द्वारा बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के द्वारा बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के द्वारा। अच्छा, ऑक्सीजन क्या है, तत्व है ना। अब ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार हमको पता है, कितना है ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार। देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार आपने पढ़ा 16, संयोजकता 2, कट गया, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार आ गया 8। अब किसी भी तत्व का वह मात्रा, हम जिसका भी तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी तत्व का वह मात्रा जो ऑक्सीजन के कितने ग्राम से अभिक्रिया कर ले, 8 ग्राम से अभिक्रिया कर ले, वह उस तत्व का कौन सा भार कहलाएगा, तुल्यांकी भार कहलाएगा। कौन सा भार कहलाएगा, तुल्यांकी भार कहलाएगा। तो लिखिए, किसी तत्व का वह मात्रा जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम मात्रा से प्रतिक्रिया करता हो, उस तत्व का
प्रतिक्रिया करता हो उस तत्व का तुल्यांकी भार कहलाता है। उस तत्व का तुल्यांकी भार कहलाता है। किसी तत्व का वह मात्रा जो ऑक्सीजन के कितने मात्रा से 8 ग्राम मात्रा से प्रतिक्रिया करता हो उस तत्व का कौन सा भार कहलाता है? तुल्यांकी भार कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास M नाम का एक तत्व है। किस नाम का तत्व है? M नाम का तत्व है और ये रिएक्ट करता है किससे? O2 से, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बना लेता है M2OX। क्या बना लेता है? M2OX। ये एक ऑक्साइड हो गया जिसमें हम मान लेते हैं कि ये हमारा धातु है। ध्यान से देखो एक एक बात को, ये हमारा धातु है और ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है, धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड। तो सीधे हम लोग कहेंगे ऑक्साइड। अब धात्विक ऑक्साइड ना बोल के क्या बोल रहे हैं हम? ऑक्साइड बोल रहे हैं सर। ऑक्साइड इसलिए बोल रहे हैं कि अधातु के भी ऑक्साइड शामिल हो जाएंगे और धातु के भी ऑक्साइड शामिल हो जाएंगे। यहाँ पर धातु या अधातु आप कुछ भी कर सकते। चलिए हम जनरली धातु रहने के लिए देते हैं। अब अगर हमें इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो EM बराबर या E तत्व बराबर तत्व का भार, तत्व का भार गुणे 8 से क्यों गुना किए? क्योंकि ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना है? 8 है, बटे ऑक्सीजन का भार, बटे किसका भार? ऑक्सीजन का भार। इस प्रकार से हमें निकल के आ जाएगा उस तत्व का तुल्यांकी भार। अब देखिए हम क्या करेंगे भाई? EM बराबर WM, W मतलब वेट, M मतलब मेटल, M धातु, गुना 8 अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन। इससे क्या होगा? भाषा लिखने में हमें कम समय लगेगा, आसानी से हम सूत्र को लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने यहाँ पर इसी से रिलेटेड ले लिया। हमारे पास एक ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है? M ऑक्साइड है। इस M ऑक्साइड के अंदर दो चीज है, एक है ऑक्सीजन M है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। ध्यान से एक एक बात को समझो। और इसका टोटल वेट है 120 ग्राम। M ऑक्साइड का टोटल वेट कितना ग्राम है? 20 ग्राम, 120 ग्राम। जिसमें M का जो वेट है वो कितना ग्राम है? 80 ग्राम। M का वेट कितना हो गया? समझ रहे हो ना बात को? ये 80 ग्राम और वो 120 ग्राम, तो ये वेट कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। पुर गया ना 120 ग्राम। अब इसमें कहता है कि पहले M का तुल्यांकी भार निकालो। सबका हम निकालते हैं, पहले हम M का निकालते हैं। तो देखिए सर, जिसका तुल्यांकी भार निकालना उसका भार गुना, अब किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ना। जिसके रिस्पेक्ट में निकालो उसका तुल्यांकी भार रख दो। तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना? 8 बटा ऑक्सीजन का भार। ऑक्सीजन का भार कितना है? 40। गुड, कट गया। 40 गुना 80 इज इक्वल टू कितना? 16। क्लियर? अब नेक्स्ट टर्म और समझो इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी एग्जाम्पल के अंदर अगर हमें कहा था M ऑक्साइड का तुल्यांकी भार निकालो, तो झंझट हो गया। पूरे यौगिक का तुल्यांकी भार निकालना, तो हम पूरा यौगिक का भार ले लेंगे। पूरा यौगिक का भार कितना? 120। 120 गुना किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ना। तो गुना कर देंगे कितना से? 8 से। अब बटा किसका वेट? ऑक्सीजन का वेट। ऑक्सीजन का वेट कितना? 40 दिया कितना? 20। 8 दिया कितना? 24। अब देखो एक बात हमने आपको शुरू में और बताया कि भाई इसका तुल्यांकी भार प्लस इसका तुल्यांकी भार इज इक्वल टू इसका तुल्यांकी भार कहा था हमने। तो देखो मेटल का M का तुल्यांकी भार 16 आ गया। ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार आपको पहले से पता है कितना? 8। तो 16 8 मिलाकर कितना पूरा हो गया? आ रहा है ना 24। तो पर इस पर जो हम एक सूत्र क्रिएट करेंगे, वो क्या सूत्र क्रिएट कर लेंगे? ध्यान से देखिए, वो सूत्र हमारे लिए हो जाएगा कुछ ऐसा। थोड़ा इसको हम इधर कर लेते हैं। वो सूत्र हमारे लिए हो जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं अतः, या एक नोट बना के लिख लेते हैं। नोट, चल भाई तू हट गया। नोट करके लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि ई तत्व
ई तत्व प्लस ई ऑक्सीजन, ई ऑक्सीजन सीधा ओ लिखिए, ई ऑक्सीजन, इसको क्या ई ऑक्सीजन इज इक्वल टू ई ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड का तुल्यांकी भार निकल जाएगा। अब देखिए इसमें ई ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार तो फिक्स है, कितना ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार ऑलवेज कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ई तत्व प्लस 8 बराबर क्या ई ऑक्साइड। अब एक चीज बताओ, किसी भी चाहे तत्व का तुल्यांकी भार हमको पता चल जाए या ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार पता चल जाए तो हम ऑक्साइड, ये तत्व का पता चल जाएगा तो ऑक्साइड का निकाल सकते हैं, ऑक्साइड का पता चल जाएगा तो तत्व का निकाल सकते हैं। जैसे मानिए और अलग सा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर कुछ भी, जैसे मानिए कि एक तत्व है, इस तत्व का तुल्यांकी भार 12 है और इसके ऑक्साइड का अगर तुल्यांकी भार पूछेगा तो हम कुछ सोचेंगे क्या, कुछ नहीं सोचेंगे, और 12 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना 20 कर सकते हैं ना। किसी का भी तुल्यांकी भार इस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। आज आप सीखे केवल इस टर्म के लिए यौगिक के अवयव का तुल्यांकी भार है कि अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के द्वारा किस प्रकार से तुल्यांकी भार ज्ञात किया जा सकता है। नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे।